पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपकी आवाज़ मुझे अभी भी नहीं आ रही है। सम प्रॉब्लम इज़ देयर। तो मैं लाइव आ चुकी हूँ तो हाँ, आप किसी और चीज़ से कनेक्ट होने की कोशिश करिए और फिर मैं आपको लेती हूँ। तब तक मैं थोड़ा श्रोताओं से बात कर लेती हूँ। मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। जी। तो आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम फिर से आपके सामने लेकर के आए हैं गूंज साहित्य की प्रोग्राम, जिसमें गुजरात से पंकज त्रिवेदी जी हमारे बीच में आ रहे हैं। और पंकज जी बहुत काम कर रहे हैं हिंदी साहित्य में और विश्व गाथा करके एक त्रैमासिक पत्रिका भी निकाल रहे हैं। गायत्री जोशी जी, आपका बहुत प्रणाम, स्वागत है इस कार्यक्रम में। अनिल श्रीवास्तव जी, यस, आपके यहाँ गुड मॉर्निंग है और आप वहाँ से जुड़े हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। और तब तक श्रोता भी जुड़ जाएंगे और हमारे साथ पंकज त्रिवेदी जी भी जुड़ जाएंगे। उनकी कुछ वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ रही थी तो हम उनका वेट कर रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों को भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा और क्या एक हिंदी में जो साहित्य, एक अहिंदी भाषी व्यक्ति जो कि खुद गुजराती है और वो हिंदी भाषा में कितना उनका योगदान है और वो क्या-क्या संघर्ष रहे होंगे उनके जीवन में उस हिंदी साहित्य के लिए काम करते हुए, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। और भी बहुत सारी तो ऐसे लोग जो कि इतना ज़्यादा काम करते हैं और तो उनको अनुभव भी बहुत होते हैं, तो उन अनुभवों से हम लोगों को सीखने का भी मौका मिलता है और उन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो आज पॉडकास्ट हमारा लॉन्च होना है, वो इस कार्यक्रम के बाद आज हम लॉन्च करेंगे। अनुगुंज के पॉडकास्ट का पहला एपिसोड आ रहा है आज और श्री रमेश रमन जी आ रहे हैं अपने गीतों को लेकर के इस पॉडकास्ट में। तो हेलो। हाँ, आपकी आवाज़ अभी बिल्कुल ठीक आ रही है। पंकज जी, आ अच्छा, रही है ठीक आपकी है, आवाज़। चलिए। कैमरा आप अपनी तरफ कर लीजिए। जी, 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 जी। बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, आप सेट हो जाइए, तब जी, तक मैं इन लोगों से बात कर रही हूँ। आप हैं इसके अंदर और मैं तब तक इन जी। लोगों के साथ बात कर रही हूँ। तो आज बहुत शुभ दिन है कि पीवी सिंधु, हमारी जो इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल जीत लिया है ओलंपिक्स में और इस हुँ, चीज़ के लिए अनुगुंज की तरफ से बहुत-बहुत बधाई आप सभी को, उनको जिन्होंने इतनी मेहनत से इतना अच्छा खेल खेला और हमारे भारत का नाम, अपने भारत का नाम, अपने हिंदुस्तान का नाम वहाँ ओलंपिक्स में उन्होंने ऊँचा किया। उनको बहुत-बहुत बधाई है अनुगुंज की तरफ से, आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। आज फ्रेंडशिप डे भी है, दोस्ती का दिन, अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस है और शुरू सुबह से ही बहुत सारे मित्रता से संबंधित कविताएँ, बहुत सारे कहानियाँ, बहुत सारे लेख पढ़ने को मिल रहे हैं फ़ेसबुक में और सब एक-दूसरे को बधाइयाँ दे रहे हैं। हमने भी दिए, तो आज हम गिन रहे थे बचपन से लेकर के अभी तक कितने फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके साथ हमने बहुत, बहुत ही ज़्यादा सुख-दुःख बाँटे हैं और क्या तो फिर देखा 25-26 की लिस्ट निकल आई, तो उन सबको टैग किया है मैंने, एक छोटी-सी पोस्ट डाली है फ़ेसबुक में, तो आनंद आया ऐसा करके भी और कब करेंगे। तो अच्छा लगा और सबके पोस्ट पढ़ कर के भी अच्छा लगा। तो आज फ्रेंडशिप डे भी मना रहे हैं हम लोग और आप सबको भी दोस्ती के दिवस पर बहुत-बहुत बधाई आप सबको। 5 लोग जुड़ गए हैं लेकिन मेरे को केवल 2 लोगों ने कमेंट दिए हैं, तो अच्छा। सरोज कौशिक जी लिख रही हैं एंड आफ्टर 47 इयर्स इंडिया हैड बीटन इंग्लैंड इन सेमीफाइनल। वाह! कांग्रेचुलेशंस सरोज जी। और आप सभी को भी बहुत-बहुत बधाई और सरोज जी भी आ गई हैं हमारे बीच में। बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं और मेरे ख्याल से हमारे साथ पंकज जी भी अभी सेटल हो चुके हैं, तो हम उनको भी ले ही लेते हैं अपने साथ। पंकज त्रिवेदी जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी।
हाँ, हाँ, सरोज जी, हॉकी में, हाँ, हॉकी में 47 इयर्स के बाद इंडिया ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में हरा दिया है। तो पूरा मैसेज मैंने आपको नहीं दिया, तो अब दे रही हूँ। तो सरोज जी लिख रही है मेरे को। तो 7 लोग आ चुके हैं हमारे साथ, और पंकज त्रिवेदी जी की किताब भी है मेरे पास, अ, गुलाबड़ी। तो इसी में से देख करके इनकी सारी कहानियाँ पढ़ी हैं मैंने इसमें, इस किताब में इनके, तो बहुत सारे इनके कहानी संग्रह है। तो इस किताब में इनकी 11 कहानियाँ हैं, तो 11 की 11 मैंने पढ़ ली हैं। थोड़ा समय नहीं मिला, तो मैं सोच रही थी कि इस कहानी के कुछ प्रतिक्रिया लिख करके भेजूँगी आप लोगों को भी, और ज़रूर इस कार्यक्रम के बाद भेजेंगे। तो नवीन जोशी नवल जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। तो एक छोटा-सा परिचय मैं पंकज त्रिवेदी जी जो आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनके बारे में बताना चाहती हूँ। तो पंकज त्रिवेदी जी संपादक हैं विश्व गाथा, जिसकी बात मैं आपको कर रही थी। हिंदी साहित्य की अंतर्राष्ट्रीय त्रैमासिक पत्रिका है, जिसके ये संपादन करते हैं, और बहुत ही अच्छी तरीके से उसके बारे में हम बात करेंगे। कवित्री प्रतिभा त्रिपाठी जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत प्रणाम है आपको। ऋचा प्रियदर्शिनी जी जुड़ गई हैं, बहुत प्रणाम है आपको। और इन्होंने क्या तो नहीं लिखा, इन्होंने कविता, कहानियाँ, लघु कथा, निबंध, रेखा चित्र, संस्मरण, उपन्यास सभी कुछ लिखा है। इन्होंने पत्रकारिता की है, राजस्थान पत्रिका, अखंड राष्ट्र के लिए लखनऊ और मुंबई संभाला है उस पत्रिका के लिए। प्रकाशित पुस्तकों की जो इनकी सूची है बहुत लंबी है, और जिसमें 15 इनके संग्रह प्रकाशित हुए हैं, जिसके अंदर इन्होंने लघु कथाओं का संग्रह दिया है, कविताओं का संग्रह है, रेखा चित्र का संग्रह है, सूक्तियों का संग्रह है, और लघु उपन्यासों का संग्रह है, निबंध संग्रह है, चिंतनात्मक निबंध संग्रह अलग है, और अनुवाद भी किए हैं इन्होंने। इनके आकाशवाणी से भी गुजराती हिंदी में प्रसारण होते रहे हैं। इन्होंने एक दूरदर्शन केंद्र में राजकोट में भी इन्होंने कुछ काम किया है। दस्तावेजी एक इनकी फिल्म भी बनी है, और इनका भी छपते रहते हैं। तो अच्छा खासा परिचय तो अब आप लोग देख ही रहे हैं कि हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं पंकज त्रिवेदी जी, तो इनकी अच्छी खासी साहित्य में भूमिका है, और बहुत काम कर रहे हैं हिंदी साहित्य में। गुजराती, आप गुजराती हैं मूलतः, और हिंदी साहित्य में काम कर रहे हैं, बहुत गर्व की बात है हम सब के लिए, और आपके लिए तो है ही। तो पंकज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है अनुकुंज के पटल पर एक बार फिर से। और अनुकुंज के इस मंच पर मुझे निमंत्रण मिला। वाकई मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे निमंत्रण दिया और इस मंच पर सभी के साथ अपनी कुछ बातें साझा करने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। मधुकर जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, किशन स्वरूप जी जुड़ चुके हैं, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। तो पंकज जी, हम आपका जैसे हमने पढ़ा कि आपने पत्रकारिता में काफ़ी काम किया है, तो हम पत्रकारिता से ही शुरू करते हैं बात करनी। तो हमारा एक बंधु थे, हमारे एक दोस्त थे जो कि पत्रकार थे, जी। तो हम उनको हमेशा जब भी बात होती थी तो हम उनको ये बोलते थे कि भई आप तो बड़े भाग्यशाली हैं कि आप लिखते हैं, और आपने अपने पैशन के अकॉर्डिंग अपना जो जॉब भी आप वैसा ही करते हैं। और हमारा अलग, जी। देखिए हम लिखते अलग है, पैशन अलग है, और नौकरी किसी और चीज़ की कर रहे हैं, बीमा क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो ऐसा हमको तो लगता है आप हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। तो उन्होंने हमको ये हमेशा कहते थे कि निवेदिता, तुम जो लिखती हो, तुम्हारी कलम आज़ाद है। हम्म। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम अगर अपने पैशन के अकॉर्डिंग हमने जॉब ली है, तो हमारी कलम लेकिन आज़ाद नहीं है, हमारी कलम जी। बंद गई है। बिल्कुल। ये जो बात है, इस चीज़ पे हम आपके विचार जानना चाहेंगे पंकज जी, क्योंकि आपको भी बहुत एक्सपीरियंस है, और आप भी लिखते हैं, और आपने भी पत्रकारिता करी है। ऐसा क्यों होता है, और ऐसा होता है तो कैसा लगता है? जी। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, और मुझे पत्रकारिता का
ज़्यादा अनुभव नहीं है, कुछ सालों का ही है। और उन्होंने जो बात बताई कि पत्रकार को जो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, वो नहीं हुँ, मिलती, उनका हाथ बंधे हुए रहते हैं। उसके बहुत सारे जी। कारण होते हैं और सबसे पहला और सब लोग जानते हैं वही कारण होता है कि एक सरकार का बहुत ही बड़ा दबाव होता है। आप हुँ, कुछ भी बेबाक लिख नहीं सकते और हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि पत्रकारिता में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक प्रश्न हो, कुछ भी हो। मगर जब आप दूसरे विषय पर लिखते हैं तो कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। मगर हुँ, जब आप राजनीति पर जब आपकी कलम चलती है और कुछ खबरें ऐसी होती है कि जिसके ऊपर आपको मतलब बाधित किया जाता है, आपको रोका जाता है। और हुँ, पहला स्टेप वहीं से आता है कि जो अखबार का जो संपादक होता है वहीं से शुरू होता है। अगर आपने बहुत अच्छी एक कवरेज करके स्टोरी बना ली है और आप वहाँ पर भेज देते हैं तो आपको पहले तो बहुत कुछ चीज़ें ऐसी आती है कि जिसमें आपको सुधार करना पड़ता है, जो हमारी आत्मा उसका स्वीकार नहीं करती, क्योंकि जो सच्चाई ज़मीनी ज सच्चाई हमने देखी है, उसी को अगर हमने लिख दिया, तो वहाँ हुँ, पर रोक लगती है। और ये हुँ, बात संपादकों के लिए भी मुश्किल इसीलिए भी है कि उनको ऊपर से दबाव होता है। ये ऊपर शब्द है भारत में बहुत प्रचलित है। जब हुँ, आपको कहीं से भी छूट जाना है, किसी ज़िम्मेदारी से भागना है, तो आप कह सकते हैं कि ऊपर से आदेश। ये जो आदेश हुँ, वाली जो बात होती है, यही कारण होता है कि पत्रकारिता में आज के समय समय में ख़ास तौर से मैं तो देख रहा हूँ, टीवी चैनल हो, चाहे अखबार हो, कोई भी हो, तो आप खुलकर लिख नहीं पाएँगे, आप सच्चाई को बयान नहीं कर पाएँगे। तो ये बहुत ही हुँ, बड़ी विडंबना है और आपको हुँ, किसी के दबाव में काम करना पड़ेगा। तो हुँ, कुछ सालों तक मैंने ये काम ज़रूर किया, जब तक किया तब तक बेबाकी से किया। बेहतरीन अपनी जितनी भी एनर्जी थी वो सब लगा दी और एग्रेसिव भी मैं बहुत हूँ। तो वो सारी चीज़ें लगाकर मैंने पत्रकारिता की, मगर आपने जैसे कहा वैसे ही कुछ मित्रों ने मुझे ये कहा कि तुम्हारे पीछे एक परिवार भी है, उसका भी हुँ, ख़्याल करो। और हुँ, 1-2 बार ये नौबत आ भी गई कि जिसमें मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा और आखिरकार मैंने पत्रकारिता छोड़ी। और दूसरा हुँ, ये था कि मैं फुल टाइम नहीं था, पार्ट टाइम था। हुँ, क्योंकि मैं कॉलेज में बीएड कॉलेज के अंदर मैं एक क्लर्क था, तो हुँ, मेरी जॉब तो सिक्योर थी। मगर हुँ, जब आप सरकारी नौकरी करते हुए जब आप पत्रकारिता करते हैं, तब तो हुँ, और जोखिम बढ़ जाता है। तो बस ये हुँ। वास्तविकता है, वो चाहे किसी भी दौर की बात करें, तो यही सच्चाई है। बट ये बहुत ही ज़्यादा अजीब सी कड़वा सच है। मतलब जी, क्योंकि जब एक बच्चा बड़ा होने लगता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि बेटा हुँ, जिधर तुमको जिधर जाने का शौक है, जिस चीज़ का शौक है तुम वो काम करो, है ना? जी, हम उसको कहते हैं बिल्कुल, जो करियर बनाना है बेटा आप अपने शौक के हिसाब से करियर बनाओ। तो जो बच्चा जी, बहुत अच्छा लिखता होगा वो जर्नलिज्म का कोर्स करने लगता है। और जी, फिर जी। जब वो जर्नलिज्म का कोर्स करके जब वो जॉब लेता है, तो उसको लगता है कि जिस दुनिया में आने के लिए मैंने पढ़ाई करी, ये दुनिया तो कुछ और ही है। तब उसको नहीं असल इसमें में सच्चाई का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, आपने सही कहा, मैंने भी जर्नलिज़्म किया है और जी। भोपाल से माखनलाल यूनिवर्सिटी से हुआ है। मतलब मेरा कहना ये है कि जब आप पढ़ाई करते हैं या आपके सिलेबस में जो चीज़ें आती हैं, वो चीज़ें हुँ, अलग होती हैं। जब आप हुँ, ज़मीनी काम करने जाते हैं, जब आप वास्तविकता का उसके सामने खड़े हो जाते हैं, तब आपको कुछ और मिलता है और वो चीज़ हुँ, सिलेबस में नहीं होती, वो सिखाई नहीं हुँ, जाती, वो अपने आप आपको रास्ता ढूँढना पड़ता है। हर हुँ, परिस्थिति के अंदर आपको कहाँ बचना है, कहाँ कैसा लिखना है, किस मर्यादा में लिखना है, कौन-सी बात को आपको इशारे में कह देनी है, इन सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। तो पत्रकारिता तो मेरे हिसाब से अनुभव जैसे-जैसे होते जाएँगे अच्छे-बुरे, उसके आधार पर आदमी सीखता जाता है। ऐसा नहीं है कि जर्नलिज़्म कर लिया तो हमने मैदान मार दिया, ये तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि हर पल आपके सामने एक चुनौती होती है। हर पल आपको कुछ नया करना पड़ता है और हर पल आपने जो मन में सोचा भी नहीं होगा ज़िंदगी में, वो चीज़ आपके सामने आ जाती है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है। अब यहाँ तक कि मैं तो ये कहता हूँ कि शारीरिक रूप से भी होना चाहिए,
क्योंकि हुँ, पत्रकारिता में आजकल आप देख रहे हैं कि जिस तरह से दंगे हो रहे हैं, जो लोग कवरेज कर रहे हैं, उसको कहाँ-कहाँ पिटाई हो जाती है, ये सब होता रहता है। तो दोनों हुँ, चीज़ें होनी चाहिए, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए और फिज़िकली। तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण व्यवसाय है या सेवा है। व्यवसाय तो नहीं कहूँगा मगर सेवा कह सकते हैं हम। क्योंकि जिस तरह से आर्मी के लोग रिस्क लेते हैं, दुश्मनों के सामने हुँ, लड़ने के लिए, वहाँ भी जान का हुँ, जोखिम है, यहाँ भी होता है। यहाँ भी कब हुँ, कौन क्या हो जाता है पता नहीं। इस देश में अगर हमारे जो जज है, उनकी अगर इस तरह हुँ, से हत्या होती है, उनकी चर्चाएँ होती है अखबार में, टीवी में हम लोग देखते हैं। हुँ, तो हुँ। इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि कौन सलामत है? जी, बहुत अच्छा बोला आपने कि जोखिम तो लेना ही पड़ेगा और जो दुनिया इतनी कोई हरी-भरी भी नहीं है, अगर कोई युवा ये सोचता है कि बस पत्रकारिता वगैरह का कोर्स कर लिया और चले गए, तो इतनी हरी-भरी दुनिया नहीं है। चाहे कोई भी नहीं बिल्कुल। क्षेत्र लो, चाहे कोई हुँ, भी क्षेत्र हो, आपको जूझना तो पड़ेगा। और बिल्कुल। उस जूझने में आप कितना खुद की नैतिकता को बचा करके रख पाते हैं, कितना खुद जी। के इस सिद्धांतों को बचा करके रख पाते हैं और वही हुँ, असली संघर्ष है और वहाँ पर आप जी। कितना जीत पाते हैं, वो ही हुँ। जीवन की कसौटी है। बहुत बढ़िया। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि हमारे गुजरात के अंदर गिर का जो फॉरेस्ट है, आप सब जानते हैं उसके बारे में, जो एशियाटिक जी। लायन वहाँ पर बहुत फेमस, हुँ, वर्ल्ड फेमस है। हुँ, वहाँ की कुछ बहुत साल पहले की ये बात है कि वहाँ हुँ, पर ऐसा होता था कि कुछ लोगों के द्वारा वहाँ जाल बिछाया जाता है, एक गड्ढा कर दिए और उसके ऊपर एक हुँ, जाल बिछाया जाता है और उसमें शेर अंदर चला जाता है, उसके बाद उसको पकड़ लिया जाता है, फिर उसके जो भी उसके होता है एक्सपोर्ट हुँ, करना, ये सारी चीज़ें। हुँ। ऐसी एक स्टोरी मैंने राजस्थान पत्रिका के लिए की थी, बहुत अच्छा। साहसिक थी। और हाँ। उस वक़्त मेनका गांधी जी थी, पर्यावरण मंत्री जी। उन्होंने वो जी। लेख पढ़कर मुझे बधाई दी और बहुत कुछ। फिर मैंने उनको एक बार लिखा भी था कि मैडम इसमें सलामती जैसा कुछ नहीं है, आप वहाँ से बधाई दे दें कि हम एक पल पर खुश हो जाएँगे, ये बात अलग है। मगर ये हुँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जिसमें बहुत रिस्क लेना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी स्टोरी जो मैंने पत्रकारिता में की थी, जो राजस्थान हुँ, पत्रिका की भारत की सारी एडिशन में फ्रंट कवर पर आई। मगर उसके बाद हुँ, मुझे लगा, जो किसी ने कहा था कि भई आपको नौकरी भी है और आपका परिवार भी है। तो इन सारी चीज़ों को और फिर हुँ, उम्र के साथ भी थोड़ा संयम रखना पड़ता है। हुँ। जी, बिल्कुल। विश्वगाथा देखिए आपकी 2 प्रतियाँ आई मेरे पास और अभी मैंने भी जी, सदस्यता ली है उसकी और हाँ, जब उसको पहली बार देखा तो अभी तक मैंने उसका उस जो समीक्षा या प्रतिक्रिया मैंने अपने सोशल मीडिया में नहीं डाला बट मैं यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं। जी, एक देश करके पत्रिका निकलती थी अभी भी निकलती है कलकत्ता में जी, और हाँ, जिन लोगों ने हाँ, उसको हाँ, बिल्कुल। पढ़ा है वो जानते हैं मतलब मुझे बहुत दिन के बाद किसी हिंदी पत्रिका का स्तर इतना ज़्यादा हुँ, अच्छा लगा और आप थैंक यू। सचमुच बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विश्वगाथा जो आप बनाते हैं और पत्रिका को देखकर उसके अंदर सारा मटेरियल पढ़ कर के समझ आता है कि आपने अब एक-एक प्रति निकालने में आप जी-जान तो लगाते हैं। तो जी, बिल्कुल। सवाल ये है कि अचानक ये विश्वगाथा पत्रिका शुरू करने का ख़्याल आपको कैसे आया? और इसके लिए द एक और हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं उन्होंने भी लिखा प्रतिभा अ, उन्होंने भी एक प्रतिभा त्रिपाठी जी, उन्होंने भी जी, अपने वक्तव्य में लिखा है कि हम भी विश्वगाथा पढ़ते हैं और हम भी इसके सदस्य हैं, बहुत अच्छा साहित्य प्रेषित होता है। जी, पंकज जी। जी, जी। दरअसल बात ये थी कि गुजराती साहित्य में मैंने मतलब 26 साल हो गए और उसके पैरेलल हुँ, मैं तकरीबन 22 साल से हिंदी में काम कर रहा हूँ। तो हुँ, पत्रिका की ही बात अगर मैं करूँ तो मुझे ये विचार इसीलिए आया कि मेरे बड़े भाई साहब जो है हर्षद त्रिवेदी, वो गुजराती साहित्य के माने हुए जाने हुए कवि हैं और वो हुँ, गुजरात साहित्य अकादमी में रहे। और उसके अच्छा। बाद अकादमी की जो पत्रिका थी वहाँ गुजराती में, शब्द हुँ, सृष्टि, उसका हुँ, उन्होंने 18 साल तक संपादन काम किया। और हुँ, वो एक ऐसा दौर था कि मतलब मैं अपने भाई के बारे में क्या कहूँ, मगर वो
शब्द सृष्टि का जो भी अंक निकला 18 सालों में, वो एक ऊंचाई पर ले हुँ, गया। तो हुँ, उनको संपादन करते हुए मैंने देखा। मेरे पिताजी भी कवि थे गुजराती के, भाई साहब का नाम भी हुँ, है। और इस वजह से एक परिवार का एक माहौल बना था कि साहित्य के प्रति मेरा रुझान ज़्यादा रहे, स्वाभाविक है। मगर हुँ, संपादन की जो स्किल होती है, उस संपादन में जो कुछ चीज़ें रहती है, वो मैंने भाई से सीखी है। और सीखी तो मतलब इस तरह से भी नहीं कि मैंने उनसे चर्चा की। मैंने उनके साथ हुँ, आज तक संपादन के बारे में चर्चा नहीं की। मगर उनके हुँ, जो भी अंक निकलते थे उसमें क्या नया है, क्या उन्होंने मेहनत हुँ, की है, वो सारी चीज़ों का मैं पूरी तरह से अभ्यास करता रहा। और वाह! वो जो सिस्टम बनता है, जैसे विशेषांक करना है आपको, तो हुँ, मान लीजिए कि अगला अंक मुझे करना है, तो वो तो ठीक है कि एक रेगुलर अंक हो रहा है तो उसकी रचनाएँ आएगी, हम उसमें से चुनेंगे, वो अलग। मगर हुँ, जब आप विशेषांक करते हैं तो आपको 2 अंक आगे चलना पड़ता है। हुँ, मतलब एक रेगुलर अंक का काम करते-करते आपको विशेषांक की तैयारी भी करनी पड़ती है। उसमें आपको हुँ, ये भी करना पड़ता है कि कुछ जो बहुत ही प्रतिष्ठित रचनाकार है, उनको आपको निमंत्रण देना पड़ता है। ये कई बार आप लिख देते हैं, चाहे सोशल मीडिया में या इस तरह से कि भी हम विशेषांक इस विषय पर कर रहे हैं, हुँ, रचनाएँ भेजिए। हुँ, तो बहुत स्पष्ट मैं कहूँगा कि बहुत ही बड़ा नाम होता है, बहुत ही प्रतिष्ठित हुँ, लोग होते हैं। जी। उनके उनकी एक अपेक्षा रहती है कि हमको स्पेशली हम निमंत्रण दिया जाए, ये हुँ, बात हुँ, होती है। हुँ, उन्होंने हुँ, पढ़ा होता है फिर भी रचना नहीं आती, आपको 2 बार फ़ोन करना पड़ता है, ये अनुभव है। तो ये हुँ, जो पीछे लगना, किसी काम के लिए आपको किसी के पीछे लगना पड़ता है। उनको 2 बार याद हुँ, कराए, अभी हमारे पास समय नहीं है, हम कहेंगे 15 दिनों के बाद। ये सारी एक पूरी प्रोसेस रहती है, पूरी लिस्ट बनानी पड़ती है, प्रोसेस किसको निमंत्रण देना है। और अगर उनमें से किसी की, मान लीजिए कि इक्का-दुक्का किसी की रचना ना भी आई, तो उसका विकल्प क्या है? वो भी आपको मतलब सोचना पड़ेगा कि है। और तीसरी बात ये कि विशेषांक कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसी रचना चाहिए, वो मन के अंदर एक डिज़ाइन होनी चाहिए। कि हमें इस हुँ, प्रकार का करना है। मान लीजिए मुझे हुँ, कहानी विशेषांक करना है तो कहानियाँ तो बहुत आएगी, मगर हुँ, कहानियों में विषय का वैविध्य कहाँ पर है? कौन-सी कहानी हुँ, ऐसी है कि जो दूसरों से अलग पड़ती है? दूसरी बात ये है कि हम जैसे मैं हिंदी में कर रहा हूँ तो मुझे ये भी देखना पड़ता है कि भारत के किस प्रदेश से आई है और किस मिट्टी की बात उसमें हो रही है। उन छोटी-छोटी बातों को देखना पड़ता है। मान लीजिए एक ही प्रदेश की 2-4 कहानियाँ आपको मिल जाती है, उसमें 2 कहानी ऐसी भी है कि एक ही कस्बे की या एक ही परंपरा की या एक ही रीति-रिवाज के आधारित है, तो उनमें से आपको ये चुनना पड़ेगा कि इसमें बेहतर कौन-सी। तो कई बार हुँ, अच्छी रचनाओं को भी आपको छोड़ना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि हुँ, वो अच्छी रचना है, इसीलिए सबको ले लो, क्योंकि दूसरी कहानियों का विषय वैविध्य का आपको एक बैलेंस करना पड़ता है। तो हुँ, ये बहुत ही बड़ा काम है। और कई बार रचनाकार को बुरा भी लगता है कि हमारी कहानी अच्छे होते हुए भी आपने स्वीकार नहीं किया। उसका जवाब देना पड़ता है कि क्यों नहीं किया। कुछ लोग पीछे भी हुँ, पड़ जाते हैं कि भई आपको हुँ, इसका स्पष्टीकरण करना चाहिए। तो हमें हुँ, एक संपादक के रूप में ज़िम्मेदारी से ये कहना पड़ता है कि कहानी बिल्कुल अच्छी है, बेहतरीन है, मगर हमारे जो फ़ॉर्मेट है उसमें वो नहीं आती। या फिर इसी विषय हुँ, की एक और आ गई है जो आपसे बेहतर है। तो ये हुँ, चीज़ें जब अंक निकलता है तब बाद में तो उनको भई पता चलता है कि भई मुझसे बेहतर होगी, वो चाहे बोले ना बोले, उनका मन तो स्वीकार कर लेता है। अ, बहुत कठिन रहता होगा आपके लिए इस तरह के वक्तव्य देना कि भई आपकी कहानी कमतर है और उनकी कहानी बेहतर है। तो बहुत मतलब बहुत सोच हाथों समझ कर है। बहुत बहुत सोच समझ कर बोलना पड़ता है। और कभी-कभी ऐसा भी होता हुँ, है कि हर रचनाकार विनम्रता से स्वीकार कर ले हमारी बात को, ऐसा नहीं हुँ, होता है। कई बार हुँ, बहुत लोग हैं जो जिसको बुरा भी लग जाता है। और हम बुरा कभी भी नहीं लगता है। चाहते कि हम उनको, मैं एज़ अ संपादक मैं ये नहीं मानता कि वो एक रचनाकार है। मेरे लिए सबसे हुँ, पहले वो इंसान है। अगर उनको बुरा बिल्कुल। भी लगता है, उनको हुँ, अवमानना जैसा लगता है, तो मेरा एक कर्तव्य हुँ, ये भी है कि एक इंसान के रूप में मुझे उनको समझाना पड़ेगा, क्योंकि हुँ, उनके साथ मुझे रिश्ता तोड़ना नहीं है। मुझे उनको हुँ, उस रिश्ते को बचा के रखना है, एक संपादक, एक लेखक के बीच में। तो हुँ, मुझे उनको कहना पड़ेगा कि भाई साहब ये हुआ या मैडम ये हुआ, जो भी है, उनको समझाना पड़ता है। तो ये जो हुँ, चीज़ें कभी-कभी नोक-झोंक होती है,
तो हुँ। इनमें से हर संपादक को गुजरना पड़ता है। तो बहुत संपादक की काफ़ी भूमिका रहती है। जी हाँ, शंखध्वनि थी हमारे यहाँ शाम को यहाँ मैं बजता है, सुन लिया इसलिए बंगाली। हाथ जोड़ दिए। जी। जी, तो मैं आपको यही कह रही थी कि बहुत संपादक की जो भी भूमिका बहुत आसान नहीं है, कठिन है और बहुत कठिन। ये राह भी मुश्किल है भाई। तो और मेरा स्वभाव है कि चुनौती स्वीकारना मुझे हमेशा पसंद है, क्योंकि जी, जी, आसान जी, राह पर तो हर कोई चल जाएगा। हर कोई चल जाए। जब मैं गुजराती से हिंदी में आया तो तब भी मुझे मेरे लिए तो चुनौती ही थी, क्योंकि मुझे कोई नहीं बिल्कुल, जानता था और मुझे ये साबित बिल्कुल। करना था कि मैं एक संपादक के रूप में कुछ काम कर पा रहा हूँ। अच्छा बुरा हुँ, एक स्तरीय पत्रिका हो रही, ये सब तो पाठक बताएंगे, मैं क्या बताऊंगा। मगर मुझे कम बिल्कुल। से कम अपना काम तो वहां पर पहुंचाना चाहिए। ये हुँ। मैं सोचकर मतलब इस चुनौती को स्वीकार किया मैंने। सबसे अच्छी बात पता है क्या पंकज जी? जैसे मैंने जी। आपकी मैंने कहानियाँ भी पढ़ी, मैंने आपकी ये पत्रिका भी पढ़ी, तो जी। शॉर्टकट नहीं है कहीं पर भी। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है, बहुत शॉर्टकट अपनाते हैं। उनको लगता है कि जो सफलता है, वो तो मतलब ऐसे चुटकी बजा के मिल जाएगी। मतलब बहुत जी। सारे लोगों का ऐसा एक एटीट्यूड रहता है कि बस हमने तो बस बिल्कुल। 30-40 कविताएँ लिख दी हैं और अब हम तो बहुत बेहतरीन स्तर का लिखने लगे हैं और उस चीज़ में उनको ये भी नहीं होश रहता कि वो किसके साथ बात कर रहे हैं, कितना गिरा करके किसी को बात कर रहे हैं। वो एक अहंकार, एकदम से अहंकार आ जाता है कि भई हमने तो कुछ हासिल ही कर लिया। और वही उनका ये एक जो शॉर्टकट रहता है सफलता के लिए, वो चीज़ मतलब विनम्रता लगती ही नहीं और वो चीज़ उनको फिर कहीं पर उनकी जो लाइन है, उसको नीचे की तरफ ले ही जाती है, जाने-अनजाने। ये मेरे हिसाब से ये जब से सोशल मीडिया आया है, जी। उसका जितना फायदा है उसके हुँ, सामने जो नुकसान हो रहा है, ये आज के दौर में हो रहा है। आज की जो नई पीढ़ी जो लिख रही है, हुँ, उनको अगर फेसबुक में कमेंट्स लाइक्स मिल जाते हैं तो उनको लगता है कि हमने काफी कुछ कर लिया है। बहुत ही जल्दी जल्दी किताबें करना, ये सब। मैं अपनी बात करूं अगर, तो बहुत ही एक लंबा सफर मैंने तय किया है। पिताजी को काम करते हुए देखा है, बड़े भाई साहब को अकादमी में काम करते हुए, वहां भी बहुत सारी चुनौतियां उन्होंने। तो वो संघर्ष से वो जब निकले तो उनके साथ साथ मैं एक परछाई की तरह था। मैंने सब कुछ हुँ, देखा। फिर उन्होंने हुँ, संपादन किया तो उसमें भी इन सारी चीजों का एक असर अपने मन पर पड़ता है और हर हुँ, चीज को आप अपने हिसाब से एनालाइज करते हैं। वो मैंने किया। दूसरी बात ये है कि आप मानेंगे नहीं, जब मैं गुजराती अखबारों में, एक जनसत्ता गुजराती अखबार भी आता है, जैसे हिंदी में आता है, उनका ही है। तो गुजराती अखबार में मैं जब जनसत्ता में कॉलम लिखता था, आप मानेंगे नहीं कि रात भर, मेरी बेटी छोटी थी तो मैं मेरा लिखना कभी कभी ऐसा होता है कि रात को 12-1 बजे 2 बजे शुरू होता था। अब लाइट जलाना मतलब छोटी बच्ची जाग जाए, इसलिए मैंने ये कर दिया कि अंधेरे में मैं लिखता था। तब तो कलम से लिखा जाता था, तो एक पेड़ रखता था, कागज होता और मैं लिख लेता। लिखने के बाद ये होता था कि उसको रख देता और अंधेरे में ही लिखना होता है। सुबह में अर्ली हुँ, मॉर्निंग जब मैं जागता हूँ, उसको देख लेता है सरसरी नजर से, जहां भी करेक्शन करना है वो कर लेता। फिर पूरा लेख दोबारा राइट करता, लिखता था। हुँ, और उस टाइम ऐसी बातें होती थी कि जो मैंने रात को लिखी है उसमें से कुछ नया भी गया था, उसको जोड़ देता हुँ, मैं। या फिर कहीं कुछ हुँ, निकालना है तो उसको, वो एडिटिंग हो जाती और कुरियर से या डाक से तब भेजी जाती थी। तो हम लोग भेज देते थे, 2-2 सप्ताह पहले वो लेख भेजा जाना चाहिए, ये सब होता था। दूसरी बात ये कि जब आप, मैं चाहे निबंध मुझे प्रिय है, मेरी प्रिय विधा है, निबंध हुँ, लिखो चाहे कहानी लिखो। मैं ये मानता हूँ कि जब आप एक लेखक है तो आपको ये कहानी या कुछ भी रचना आप जो लिखते हैं तो उसको रख देनी चाहिए लिखने के बाद ही। दूसरे या तीसरे दिन आप एक पाठक है, उसी रूप में उस कहानी को पढ़ना चाहिए। हुँ, आपकी ही कहानी को आपको मूल्यांकन करना है, उसको पढ़ना है, उसको समझना है और कहाँ क्या करना चाहिए, ये बात तब दिमाग में आएगी। तो हुँ, 2-3 बार उसको रीराइट करना चाहिए, ये मेरा मानना, मेरा आग्रह भी है। मैं तो ये मानता हूँ हुँ, कि आज हमने कहानी लिख दी,
ठीक है, हमारा आत्मविश्वास अगर इतना बड़ा है और हमने कोई घटना देखी है या कोई सत्य घटना पर हम लिख रहे हैं, तो उस घटना को आप बदल नहीं सकते। जो सत्य घटना हुई है उसको आप बदल नहीं पाओगे, मगर उसमें आपको और क्या चीजें जोड़नी चाहिए ताकि वो पाठक के लिए रुचिकर बन जाए, पाठक को ऐसा ना लगे कि ये पूरी काल्पनिक चीज है। तो ये सारी चीजों को आपको देखकर उसको 2 बार कम से कम रीराइट करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत अच्छा, आप बीच-बीच में जी। टिप्स भी दे रहे हैं। तो पंकज जी, हम आपकी ना कुछ कविताएँ सुनना चाहते हैं और मेरे ख्याल से आप लाए होंगे अपनी कविता, कुछ रचना होगी आपके आस-पास या याद होगी, तो आप हाँ, सुनाइए। एक हाँ, हाँ, जी, तब तक मैं ये देख लेती हूँ ठीक है। कौन-कौन लोगों ने हम लोगों को जॉइन कर लिया है, मैं ज़रा उनके नाम पढ़ना चाहती हूँ। जी, तो बिल्कुल, मधु बिल्कुल। खरे जी जुड़ चुकी हैं, गायत्री जोशी जी, मंजुला श्रीवास्तव जी, सरोज कौशिक जी, पूनम जी, शर्मा जी, नीलम प्रभा देवगन जी और मंजुला श्रीवास्तव जी, आभा सिन्हा जी, कन्नूलाल वितोरे जी और हमारे साथ जुड़ गए हैं रंजना जोशी जी, अर्चना हुँ। शरण जी। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। सुरेखा साहू जी हमारे साथ हैं, नवीन जोशी मेरी नवल ओर जी से हैं। भी आप सबका स्वागत है और मैं बाद में कमेंट पढ़कर जवाब दूँगा। फिलहाल मैं आप सभी को धन्यवाद कहूँगा और जो आपने कविता के बारे में बताया है, तो हाल ही में एक मेरा नया संग्रह आया है जो आप तक नहीं पहुँचा। अ, जी, ये डॉक्टर गोपाल प्रसाद निर्दोष जो फेसबुक पारिजात फ्रेंड है। का हाँ, तो ये पारिजात। जी, पारिजात है, हुँ, ये उन्होंने संपादन किया है इसका। मेरी कविताओं को हुँ, कम से कम वो 2-3 सालों से पढ़ रहे थे और एक दिन उनका जी, फ़ोन आ गया कि मैं इसका संपादन करना चाहता हूँ और मैंने अनुमति दी और फिर ये सपना उनका साकार हुआ। तो मैं जो हाथ में आएगी वही कविता पढ़ लूँगा। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, स्वागत है। हाँ, जी। ये कविता का शीर्षक है हर सिंगार छू लो एक बार। हुँ, हर सिंगार छू लो एक बार। हुँ, काफ़ी दिन हो गए तुमसे मिल नहीं पाया। हुँ, मेरी कविताओं में संवाद आपको नज़र आएँगे। हुँ, तो काफ़ी दिन हो गए तुमसे मिलना नहीं हो पाया। हुँ, ऐसा भी कुछ नहीं कि इतना मैं व्यस्त था। कुछ समझ नहीं आता था। क्या हुँ, बोलूँ और किससे? कभी-कभी शून्य भाव में रह लेता हूँ, हुँ, सुकून देता है। हुँ, इसका अर्थ यह भी नहीं कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ। हुँ, इसका अर्थ ये भी नहीं कि मैं तुम्हें भूल गया हूँ या कोई बहानेबाज़ी मुझे आती नहीं। मन नहीं हुँ, लगे तो कुछ नहीं, मन नहीं लगे तो कुछ नहीं। हुँ, तुम्हें व्यथित देखता हूँ, तब ऐसा नहीं कि मुझे खुशी होती है। उस व्यथित भावों को उकेरता हूँ, डूब जाता हूँ तुम्हारे लिए। हुँ, सच कहूँ तो मैं ऐसा ही हूँ, सच कहूँ तो मैं ऐसा ही हूँ। तुम्हें जो लगता है ठीक वैसा ही। बहुत दूसरों को सुंदर। महसूस होता है, मगर मैं खुद ही में खो जाता हूँ। हुँ, एक काम करो ना, एक काम करो ना, तुम्हें जब लगे कि मुझसे बात करनी है, कर हुँ, लो मन ही मन। मिलूंगा या हर श्रृंगार को छू लो ना एक बार। हुँ, तुम्हें जब लगे कि मुझसे बात करनी है, कर लो ना हुँ, मन ही मन। मिलूंगा जी, या हर हुँ, श्रृंगार को छू लो एक बार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो पारिजात हरसिंगार जो है ये मेरा सर्वश्रेष्ठ फूल है मेरा मेरा भी बहुत और प्रिय प्रिय है और मेरे मेरी आंगन में बड़ी डॉ हमेशा रहता है। बड़ी डॉटर का नाम भी शिवली है, तो बंगला में अरे हरसिंगार को हाँ, शिवली बिल्कुल कहते हैं। जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। और बीच में मैं आपको ये भी बता दूँ कि विश्व गाथा जो जी, पत्रिका का नाम है, तो हुँ, विश्वा मेरी छोटी बेटी है और गाथा बड़ी बेटी अच्छा, अच्छा। है। आपने बेटी का ये ज़िक्र किया इसीलिए मैंने भी कह दिया। बहुत तो अच्छा, ना बहुत अच्छा। हाँ, जी,
तो मैं एक दूसरी कविता आपके सामने रखता जी, हूँ। जी, स्वागत है। जी। अब होठों को पंख लगने दो, ये शीर्षक है। अब हुँ, होठों को पंख लगने दो। हुँ, शाम होते ही पहाड़ियों पर घूमते, हुँ, शाम होते ही पहाड़ियों पर घूमते तुम्हें देखता हूँ चढ़ते उतरते हुए। वाह! शाम होते ही पहाड़ियों से शाम होते ही पहाड़ियों पर घूमते तुम्हें देखता हूँ चढ़ते उतरते हुए। शहर से दूर एक किला है बदहाल, हुँ, शहर से दूर एक किला है बदहाल। राजाओं के ऐशो आराम की, रानियों के जौहर की, गुलामों हुँ, की यातनाओं की, हुँ, नृत्यांगनाओं की थिरकन की। हुँ, न जाने अनगिनत अनगिनत आवाजें एक साथ हुँ, उठ रही है उस किले से, जिसे न कोई ठीक से सुन सका, न कभी भी हुँ, समझ सका खौफ से। हुँ, बहुत न सुंदर। जाने अनगिनत आवाजें एक साथ उठ रही है उस किले से, जिसे न कोई हुँ, ठीक से सुन सका, न कभी भी समझ सका खौफ से। हुँ, तुम्हारे बारे में भी कईयों को दिखना, ओझल हो जाना और नहीं भी देखना। जितने मुंह उतनी बातें, और हुँ, प्रत्येक होठों को लगते थे पंख जैसे। हुँ, बातें बेशुमार, अफवाहों की कड़वी गंध। मैं देखता रहता हूं तुम्हें आती जाती, दौड़ती हुई, गीत गाती, कभी आक्रंद करती, कभी मुझको हुँ, ललचाती हुई। मैंने कभी हुँ, तुम्हारा पीछा नहीं किया, न हुँ, तुम्हारे लिए खौफ पैदा हुआ दिल में। मैं हुँ, जानता हूं तुम बहुत अच्छा गाती हो, मैं हुँ, जानता हूं तुम बहुत अच्छा गाती हो। तुम्हारी आवाज झरने के बहते पानी सी, इठलाती, बलखाती, पेड़ की झुकी सी शाखा से, अध डूबे पत्ते के सर आवाज के साथ मधुर तान से, बहती हुँ, निर्मल धारा प्रवाह जैसी सुनाई देती है। हुँ, ऐसा हुँ, लगता है बहुत प्रकृति, हाँ ऐसा लगता है प्रकृति के परम वैभव की तरह हमारा भी रिश्ता अनंत काल से पुनर्जन्म लेता हुआ हमेशा यहीं पर मिलाता है हमें, और यहीं से छूट जाते हैं हम दोनों। अब होठों को पंख लगा दो। बहुत सुंदर। यहीं से छूट जाते हैं हम दोनों, अब होठों को पंख लगा दो। नवीन जोशी नवल जी ये ने बहुत सुंदर कमेंट किए। जी। कह रहे हैं तो वाह क्या न, बात है, बहुत सुंदर। कविता की कल्पनाओं का क्या उन्मुक्त उड़ान है, साधुवाद। जी। नवल जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और खास तौर से इस जो एक हमारे माइथोलॉजी तो नहीं कहेंगे, मगर एक कल्पना के हिसाब से हम जो पुनर्जन्म की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, इन सारी हुँ, चीजों को मैंने लिया है। मगर बात यहाँ पर ये थी कि हम लोग मिलना, प्यार के संदर्भ में मिलना ही जरूरी नहीं, यही बात है हुँ, इसमें। एक जन्म, हुँ, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, और यहीं से हम छूट हुँ, जाते। तो यही थोड़ा इंगित किया है मैंने। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्यों, क्योंकि प्रेम को जब जब पा लेते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है। तो मेरे हिसाब बहुत से ये सुंदर सब। विचार, बहुत सुंदर विचार। काफ़ी एक लोगों ने और तारीफ़ कविता। करी आपकी। जी हाँ, स्वागत जी। है। उन सब का धन्यवाद। और मैं जो अभी कविता पढ़ रहा हूँ उसका शीर्षक है वो दोनों और मैं। हुँ, वो दोनों और मैं। एक जी। परिंदा खिड़की में हुँ, आकर बैठ जाता, एक परिंदा हुँ, खिड़की में आकर बैठ गया, अपनी हुँ, गर्दन को मरोड़ता, हुँ, झुकता, कभी चोंच को घिसता था दीवार से। एक हुँ, परिंदा खिड़की में आकर बैठ गया, अपनी गर्दन को हुँ, मरोड़ता, झुकता, तो कभी चोंच को घिसता था दीवार से। हुँ, कमरे में झांकता आश्चर्य से, मैं अपनी कुर्सी पर स्थिर हुआ। हुँ, डर था कहीं उड़ न जाए, हुँ, या इस घर से डर पैदा ना हो। हुँ, कमरे में, वो जो परिंदा था वो कमरे में झांकता आश्चर्य से, मैं अपनी हुँ, कुर्सी पर स्थिर हुआ। डर था कहीं उड़ न जाए, या
इस घर के डर को पैदा ना हो। हुँ, अपनी जिज्ञासा और विश्वास को पाकर वो शांत हुँ, होकर बैठा रहा। अपनी हुँ, जिज्ञासा और विश्वास को पाकर वो शांत होकर बैठा रहा, फिर कहीं हुँ, उड़कर चला गया। मेरे शांत इंतजार के बाद मेरे शांत इंतजार के बाद कुछ देर बाद वो फिर से आया। हुँ, फिर दूसरा भी आया। मैं समझ गया हुँ, कि दोनों की जोड़ी थी। मैं समझ हुँ, गया दोनों की जोड़ी थी। बैठ गए। खिड़की से दोनों ने देखा मेरी ओर, फिर अपनी हुँ, मस्ती में और सहज शांत स्थित प्रज्ञ वो दोनों और मैं। हुँ, तो वहीं बहुत पर सुंदर, बहुत ही ये बात सुंदर। होती है कि उनको जो भरोसा हो गया इस घर के बारे में, हुँ, और वो बहुत दोनों सुंदर, स्थित स्थित प्रज्ञ हो गए, मैं भी हो गया। प्रकृति, बहुत ही प्यारी कविता। पंकज जी, आपसे फिर से कविताओं का दौर शुरू करेंगे। 1-2 जी सवाल जी। रह गए हमारे। जी, हम्म। और सब लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी है। गायत्री जोशी जी कह रही हैं, "हाँ, मन साहित्यमय हो गया।" मधु खरे जी, करुणा सचदेवा जी, पूनम शर्मा जी, सब लोगों ने काफ़ी तारीफ़ करी है आपकी कविताओं की। नवीन जोशी जी जी ने बोला है, "एक से बढ़कर एक रचना।" बहुत सुंदर। जी। जी तो मैंने आपकी गुलाबड़ी पढ़ी और उसकी जी। कहानियाँ पढ़ी। तो हम्म। जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना कि कहानियों में जैसे किस प्रांत की खुशबू कैसे आ रही है, तो आपकी भी जैसे हाँ। कहानियों में काफ़ी गुजरात झाँकता है आपकी कहानियों से, और जी बिल्कुल। गुजरात का जो संस्कृति भी झाँकती है। इनफैक्ट जो पात्रों के नाम हैं, वो भी गुजराती हैं। हम्म। तो ऐसे ही जी जैसे आप अहिंदी भाषी क्षेत्र से हैं, बट हिंदी में लिख रहे हैं, और ऐसे ही मैं मूलतः बंगाली हूँ। बंगला जी। मेरी मातृभाषा है, तो कोई भी अगर कहानी वगैरह कुछ भी लिखते हैं तो कहीं न कहीं पुट आ ही जाता है बंगला संस्कृति का। तो हाँ तो तो मेरा सिर्फ़ ये कहना है कि ये जो कहानीकार है, वो कहानियाँ कहाँ हाँ। से बटोरता है? मतलब अब जो इंसान जैसे दिल्ली एनसीआर में मान लीजिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में है, तो वो तो किसी जी एक एक प्रांत से नहीं जुड़ा है, यहीं पला-बढ़ा, यहीं जन्मा। तो मैं ये जो सवाल है वो उन लोगों की तरफ से कर रही हूँ, लोग बहुत कन्फ्यूज़्ड भी रहते हैं कि हम कहानी कहाँ से उठाएँ? जी। तो जवाब मेरे पास भी है, मैंने भी काफ़ी अपनी तरफ से जवाब दिए हैं उनको। कुछ जवाब जी आपसे जी। सुनना चाहते हैं इस चीज़ का। आप जी, आप भी तो बहुत अच्छी कहानीकार है, मुझे पता है। और मुझे बहुत जी, सावधानी से इसका जवाब देना पड़ेगा। मगर सबसे जी बड़ी बताइए। बात यह है कि कहानी हमेशा हमारे आसपास ही होती है। सवाल ये है कि एक रचनाकार का दृष्टिकोण क्या है? वो क्या उसमें से लेता है, क्या पा लेता है? उसको हुँ, समझने के लिए उसको उसके अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ तक पहुँचना जी, पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे आस-पास जो कहानी या कोई घटना होती है, या किसी परिवार को हम देखते हैं, उस परिवार के आधारित हम कोई कहानी लिखते हैं, तो उसमें जाने-अनजाने में बहुत सारी बातें ऐसी भी होती है कि जो उस परिवार की बात तक सीमित नहीं रहती। हुँ, हमारे मन के अंदर बहुत सारे अनुभव जो आगे-पीछे के पड़े हुए हैं, उस अनुभव हुँ, की बात भी उसमें जुड़ जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि रचनाकार का जीवन भी उसमें कहीं न कहीं वो रिफ्लेक्ट होता है। उसमें वो अपनी भावनाओं को, अपने परिवार की बात, भले ही सीधे वो किसी और के लिए कहानी लिख रहा है, मगर अपनी बात भी वो कह देता है। तो कहानी कोई एक विषय पर जब होती है, तो मैं जहाँ तक मानता हूँ ऐसा नहीं होता। रचनाकार निर्बंध बन जाता है, अपने आप। उनको पता भी नहीं चलता कि मैं यहाँ से वहाँ कब पहुँच गया, मेरा अनुभव कब जुड़ गया, या आगे जो उनकी स्मृति में पहले की कोई घटनाएँ उसके साथ जुड़ी हुई है, उस घटना को आज की घटना के साथ जोड़कर उसमें से एक कहानी बुन लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सवाल ये है कि उनका जो ऑब्जर्वेशन होता है, सूक्ष्म निरीक्षण इनका होना चाहिए। जिस विषय पर वो काम कर रहा है, वहाँ की परिवेश को उनको देखना है, वहाँ के लोगों को देखना है, उनके पहनावे को देखना है, उनकी भाषा को। क्योंकि हम जब आंचलिक कहानियों की बात करते हैं, तो उसमें भाषा और जो प्रादेशिक भाषा का जो कूट आता है, वो वहाँ से आता है।
तो आपको वो हर प्रदेश की भाषा को समझना चाहिए, उसका सूक्ष्मता से गहन अभ्यास करना चाहिए, उसके बाद आप संवाद लिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को जोड़कर ही कहानी आती है। और कहानी कई बार ऐसा होता है कि हम शायद कोई मान लेता होगा कि मैंने जैसा मन में सोचा था वैसी ही कहानी मैंने लिख दी। मेरे हिसाब से 90% ऐसा नहीं होता। जो उन्होंने हुँ, सोचा है उनसे कुछ हटकर वो कहानी उभर कर आती। क्योंकि ये कोई ऐसी डिज़ाइन तो है नहीं कि आपको वो चित्र के हिसाब से बना लेनी है। लिखते वक़्त आपके संवेदना, आपकी भावनाएँ, बहुत सारी चीज़ें आपको उसके लिए प्रोत्साहित करती है कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कुछ घटनाएँ आपके अंदर दिमाग में वो आपको इशारा कर रही है कि मेरा भी नंबर आएगा। और इस प्रकार से वो सारे हमारी स्मृतियाँ जुड़ जाती हैं। तो ये होता है। बहुत अच्छा। कहानियाँ आस-पास ही होती हैं, अपने जीवन जी। से जुड़ी हुई होती हैं। जी, बहुत मैं अच्छा मैं आपने आपको एक बोला। बात मैं दिल्ली एनसीआर की बात अगर आप करें तो मैं मान लीजिए कि मुझे वहाँ के प्रदेश की उस परिवेश की बात करनी है और उस कहानी में ढालना है उसको, तो मैं कैसे डाल पाऊँगा? मुझे वहाँ रहना पड़ेगा, वहाँ के लोगों को समझना पड़ेगा, उस वहाँ की जो भूगोल है उसको मुझे समझना पड़ेगा। मुझे अगर मेट्रो स्टेशन किसी कोई भी मेट्रो स्टेशन या कोई बस स्टेशन या कोई सड़क के उसका वर्णन करना है, तो उस सड़क को मैंने देखा ही नहीं, मैं कैसे करूँगा? तो वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा, कहानी ऐसे नहीं आती। और जो लोग ऐसे कहानी लिखते हैं उसको वो दमदार नहीं होती, वो किसी को अपील नहीं करती, हुँ, वहाँ तक दिल तक पहुँचती नहीं है। समझ में आ जाता है हुँ, हमको पढ़कर कि नहीं ये कहानी काल्पनिक है, काल्पनिक मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई परी आ जाएगी, ये बात वो बात नहीं है। मगर आप मैंने शहर देखा ही नहीं तो मैं शहर की बात कैसे करूँगा? तो वो हुँ, कहानी जो आस-पास में है वही करनी पड़ेगी आपको। और उसमें बिल्कुल। आपको समाज की परिस्थिति को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि समाज के बिना कहानी हुँ, हो ही नहीं सकती। जी, बहुत बढ़िया। पंकज जी, जब मैं आपके बारे में सोचती हूँ, एक अहिंदी भाषी व्यक्ति जी। और जो हिंदी भाषा में जो कार्य कर रहा है, हिंदी साहित्य में कार्य कर रहा है। हुँ, पंकज जी, मैं भी हिंदी भाषी हूँ हुँ, और जब हिंदी में मैं लिखती हूँ, तो जब जैसे अचानक से तो कोई प्रसिद्ध होता नहीं है। तो हमने भी 27 साल नौकरी करी और उसके बाद हम साहित्य क्षेत्र में निकल आए। जब साहित्य जी, क्षेत्र में निकले तो सबसे पहले तो हमारी हमारी रचनाएँ बिना सुने जी, ही हमको कम आँका गया। जी, हमको बोला गया कि भाई आप तो बंगाली हैं, आप ऐसा करो, मुझे मैं एक सम्मेलन में गई थी, आप विश्वास करेंगे उन्होंने मुझे हिंदी भाषा में पढ़ने की अनुमति नहीं दे रहे थे, वो ये कह रहे थे आप कुछ बंगला में पढ़ो। तो मैंने कहा जी, बंगला में मैंने इतना कुछ नहीं लिखा हुआ, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो अपना हिंदी कविता को बंगला में ट्रांसलेट करके लेके आओ और उसको पढ़ो बंगला में। तो मैंने ये भी किया, मैंने कहा चलो मैं ये भी करती हूँ, मैंने कहा लेकिन मैं जी। हिंदी भाषा की कविता पढ़ूँगी जो मैंने ओरिजिनली हिंदी में लिखी है। मैं सेम कविता हुँ, को हुँ, बांग्ला में ट्रांसलेट करूँगी। और जब मैंने वो जो बिल्कुल। हिंदी की ओरिजिनल कविता पढ़ी, तो मतलब हाँ, माँ सरस्वती की का क्या बोलूँ और आपने भी पढ़ी है मेरी रचनाएँ में पूरा जी, हॉल बिल्कुल। और सबने यही बोला कि इतनी सुंदर हिंदी भाषा का प्रयोग। तो हुँ, ये चीज़ अनुभव मैंने भी किया है, आपने भी किया होगा। तो बहुत इस किया, चीज़ से बहुत। को मैं थोड़ा-सा हाँ, मैं आपसे क्या ये पीड़ा आपसे आप भी गुज़रे हैं और गुज़रे हैं और इस चीज़ को आपने कैसे जी। क्या रहा आपका अनुभव इस चीज़ में? जी। नहीं मेरे हिसाब से जब आप दूसरी दूसरी कोई भाषा में जाते हैं ना, तो ये संघर्ष हुँ, स्वाभाविक है। संघर्ष इसीलिए भी है कि विश्वास नहीं होता कि जैसे मराठी कोई होता है तो उनकी हिंदी में भी वर्तनी की बहुत ही गलतियाँ रहती है। शुद्ध हिंदी की बात मैं कर रहा हूँ, जब वो लिखते हैं तब। बिल्कुल। हुँ, और जब जो लोग मराठी होते हुए भी बहुत सारे हिंदी बहुत मतलब लिख चुके हैं, उनके लिए तो सवाल नहीं है, मगर जो नए लिखने वाले हैं इसके बारे में। ऐसे ही हुँ, बंगाली और गुजराती के बारे में भी है। ये गुजराती हुँ, आदमी है, इनकी हिंदी कैसी होगी? हुँ, तो स्वाभाविक है कि ये एक हिंदी भाषी प्रदेशों में ये मन में एक सवाल ज़रूर आता है। ऐसे में हुँ, हमको साबित करना होता है कि हुँ, हम ये काम कर सकते हैं। मैं आपको एक जी, जब मैं पहली बार हिंदी में मैंने एक लेख लिखा, तो जी, मेरा मेरा पहले से एक रहा है कि
अगर बड़ी सी बड़ी पत्रिका जो नामी पत्रिका है उसी में रचना भेजो। तो पहले से बचपन से हुँ, ये रहा है। जब हुँ, मैं पहला लेख मैंने हिंदी में लिखा और वो 1991 91 में साप्ताहिक हिंदुस्तान में मैंने भेजा। संपादक थी मृणाल पांडे। मुझे हुँ, पता था कि वो कितनी बड़ी साहित्यकार है, वो सब जानता सब था हुँ, क्योंकि उस वक़्त मैं हिंदी हुँ, पढ़ता था, किताबें खरीद कर हुँ, पढ़ता था, आज भी करता हूँ। जी, मतलब ये जी, था कि किसी ने मुझे जब पूछा कि भई साप्ताहिक हिंदुस्तान में आपका लेख भेज दिया तो मतलब कौन छापेगा? हुँ, तो ऐसे लोग हमारे आस-पास रहते हैं, जो आपको निराश कर दें। हुँ, तो मैंने कहा कि वो क्या करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा? मना कर देंगे कि भई हम नहीं छापेंगे, इससे ज़्यादा होगा क्या? जी, तो जी, मैंने कहा ठीक है चलो मैं भेज दिया। हुँ, तब ये ईमेल नहीं था, तो कम से कम 1 आध महीने के बाद एक पत्र आया। मृणाल पांडे ने हाँ, हस्ताक्षर में लिखा था और उन्होंने जी, ये लिखा कि पंकज जी आप गुजराती होते हुए इतना अच्छा हिंदी लिख रहे हैं, आपको तो हाँ, हिंदी में ज़्यादा सेवा देनी चाहिए और हाँ, आपका ये लेख जो है उसको मैं स्वीकार कर रही हूँ और हाँ, फला-फला तारीख में वो छपेगा। तो हुँ, मैं वो पत्र लिया और मैं बहुत खुशी और मेरे पिताजी तब मुझे ये कह रहे थे कि तुम अपने लाइफ को सेटल करने में लगो, अभी साहित्य में मत हुँ, जाओ। तो परिवार हुँ, से एक रोक थी मेरे ऊपर, प्रतिबंध था जी, और ऐसे जी, में मैंने ये भेज दिया। अब ये खुशी मैं किसको दिखाऊँ? मन करता था जी, क्योंकि पिताजी कवि थे तो वो समझ सकते थे मगर मैं उनको ये बता नहीं पाया कि मेरा लेख इन इस बड़ी पत्रिका में छप रहा है। मैंने हाँ, रख दिया और कुछ दिन जी, मन ही मन मतलब वो हो रहा था मगर उसके बाद जब ये लेख छप कर आया, हुँ, तब भी मैंने पिताजी को नहीं दिखाया हुँ, और वो रख दिया मैगज़ीन। उसके बाद ये हुँ, हुआ कि फिर कुछ दिनों के बाद एक चेक आया ₹400 हुँ, का। अब हुँ, अब 91 में जो ₹400 का चेक मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी हुँ, और मैं 400 का चेक जैसे ही आया मैंने पिताजी को तब दिखाया। मैंने कहा पापा ये ₹400 का चेक आया है और मेरा मेरा ये लेख इसमें छपा है। मैंने आपको बताया नहीं था और तब मेरा बहुत बैंक अच्छी अकाउंट भी नहीं था। मैंने कहा ₹50 दीजिए मैं बैंक अकाउंट खुलवाऊँ और ये चेक उसमें डाल दूँ। तो क्या ये बात! जो सारी चीज़ें हैं ये संघर्ष भी करना पड़ता है आपको। दूसरा ये कि जी, आपके आस-पास आपको निराशा का सुर ज़रूर मिलेगा कहीं न कहीं से। हुँ, मगर मैं ये मानता हूँ कि अगर आपको आपके ऊपर भरोसा है हुँ, और दूसरा ये कि आपको बहुत ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा। आप जो भी बिल्कुल, लिख रहे हैं उसी विधा में आपको बहुत सारी रचनाएँ दूसरों की पढ़नी चाहिए। यहाँ बिल्कुल, अभी जो हो रहा है वो उसमें ये दिक्कत आ रही है कि वो लोग दूसरों को पढ़ते नहीं। पढ़ते नहीं दूसरों हैं, को ये बात बहुत दूसरों है, को पढ़ बिल्कुल, हाँ, दूसरों को पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा होगा? हमको ये हुँ, फ़ायदा होगा कि कौन से प्रदेश में क कैसी कहानियाँ लिखी जाती है, कौन से प्रदेश में क्या-क्या हो रहा है और आज जी, का समाज कैसा है। ये सारी जी, जानकारियाँ आपको मिलती है। दूसरा ये कि कहानी कैसे बुनी जाती है। हुँ, बहुत बिल्कुल, ये ब स्टाइल पुराना हो गया। मैं आपको बताऊँ कि जैसे फ्लैशबैक कहानियाँ होती, हुँ, तो अभी ये वो पुरानी लगेगी लोगों को ये हुँ, स्टाइल, मगर फ्लैशबैक हुँ, कहानियाँ शुरू में एक दौर था उसका भी। तो हम लोग एकदम, जब कहानियाँ किसी की पढ़ते थे तो हमको लगता था अरे! ये मतलब हुँ, बूढ़ा पति-पत्नी को दिखाया गया है और उसके बाद वो फ्लैशबैक में जाते हैं, उनकी जवानी की बातें, उनके रोमांस की बातें, ये सारी उनके परिवार की बातें या उनके आस-पास की बातें, वही कहानी में जब आती है तो ह और फिर अंतिम जब कहानी का अंतिम दौर आता है तब हमको वो फ्लैशबैक से वापस लाता है। तो हुँ, ऐसे फ़िल्में भी बनी हैं बहुत सारी। तो कहानी हुँ, किस प्रकार से लिखी जाती है, ये हमको दूसरों की कहानी पढ़ने से वो समझ में आता है। समझ में हम आता ये है, नहीं कहते कि दूसरों की कहानी की नकल की जाए। नकल करने की हुँ, बात ही नहीं। आपको हुँ, अपनी एक इमेज बनानी है, पता आपको चलेगा, अपनी एक हुँ, स्टाइल बनानी है और उस आधार पर हुँ, आपको लिखना है। मगर वहाँ से बिल्कुल, पढ़कर आपको बहुत कुछ आपके दिमाग में नया-नया आएगा। जी। बिल्कुल, बहुत अच्छा। और मेरे ख़्याल से जितने कुछ नवोदित लेखक भी हमारे साथ लेखिकाएँ, लेखक हैं, तो उनको भी काफ़ी जी। टिप्स मिल रहे होंगे आज की वार्ता से। बाद में हम इसको जी। यूट्यूब में भी डालेंगे और अपने पटल में भी डालेंगे, तो बहुत बहुत लाभान्वित होंगे आज आपकी बातों को ये सुन कर मेरे के लिए लोग। सौभाग्य की बात है कि उन लोगों को शायद वे काम आए मेरी बात।
पंकज जी, आप आज सुबह जब बात हो रही थी तो आपने ये बोला कि निवेदिता, मैं चाहे इतना सक्रिय नहीं रहता हूँ बट मैं तुम्हारा पटल देखता रहता हूँ। और तो अभी जब ये कोरोना पीरियड में बहुत सारे साहित्यिक पटल हैं, बहुत सारे। और कोरोना पीरियड में तो बहुत सारे नए-नए भी साहित्यिक पटल बने हैं। तो हम बहुत सारे। सिर्फ़ ये, क्योंकि आपसे आपसे बात करके बहुत कुछ जानने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है और एक नए आयाम भी मिल रहे हैं, नया दृष्टिकोण मिल रहा है। तो हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि साहित्यिक गतिविधियों को अ, किस तरीके से किसी पटल को करना चाहिए, चाहे जिससे कि एक्चुअली साहित्य को बढ़ावा मिले और साहित्य का प्रसार हो और उसको मतलब साहित्य की दिशा में कुछ कार्य किया जाए, केवल दिखावा नहीं किया जाए। तो ऐसा क्या करना चाहिए पटलों को? मैं उस संदर्भ में बात करूँ उससे पहले मैं अपने मन की एक बात कह देना चाहता हूँ जो जी, मुझे बिल्कुल। मतलब उसकी कसक है। कसक इसलिए जी, है कि आप चाहे कोई भी मंच ले लो, चाहे प्रिंट मीडिया में जाइए, चाहे या ये इलेक्ट्रॉनिक्स में जाइए, सोशल मीडिया वगैरह जो भी है, कोई भी माध्यम बुरा नहीं है। ये हुँ, माध्यम से हम दुनिया से जुड़ सकते हैं। ये माध्यम भी बुरा नहीं है। और प्रिंट का जिन्होंने मतलब हम जैसे लोग हैं जो प्रिंट मीडिया से आते हैं या हुँ, वहीं से जो लिखते थे हाथ से कलम से, हुँ, मुझे अभी भी अ, ऐसा लगता है कि मैं कलम से क्यों ना लिखूं। मगर सवाल बिल्कुल। ये है कि हर पत्रिका में आपको ईमेल ही करना पड़ता है, आपको टाइप करके ही देना पड़ता है। हुँ, मगर जब भी मन करता है, मौका मिलता है तो मैं हाथ से ही लिखता हूँ। तो ये हुँ, एक लगाव है, ये हमारी पीढ़ी तक है। वहां पर अगली पीढ़ी तक ये आएगा नहीं, यहाँ खत्म हो जाएगा। दूसरी जी, बात ये है कि जो कसक बहुत बड़ी है वो ये है कि पाठक कम हो रहे हैं। पाठक की मानसिकता बदल गई है। हुँ, पाठक खरीद कर पुस्तकें नहीं लेते। सोशल मीडिया के कारण, गूगल के कारण लोगों को जो जानकारी चाहिए वो मिल जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज के दौर में जानकारी या इंफॉर्मेशन जो हो रही है उसके कारण लोग ये मान रहे हैं कि हमने कहानियां पढ़ ली। मैं हुँ, आपको एक उदाहरण दूं कि आप कंप्यूटर पर, आप किसी ब्लॉग पर आप एक कहानी पढ़ रही है, हुँ, तो वो कहानी आप पढ़ेंगी जरूर, चाव से पढ़ेंगी क्योंकि आपको इंटरेस्ट है। मगर हुँ, जब किताब आपके हाथ में होगी तो किताब के साथ सिर्फ कहानी नहीं आती आपके पास, उस किताब की महक आती है। वो बहुत किताब सुंदर के बोला है, पन बहुत सुंदर। किताब के हाँ, किताब के जो पन्ने होते हैं, नई हाँ, छपी हुई किताब जब आपके हाथ में आती है तो उसको सूंघना चाहिए। उसमें जो प्रिंटिंग होने के कारण एक अलग प्रकार की स्मेल आती है। और कागज के आप साथ आपको आपका मालूम है, मैं और मेरी मेरी डॉटर यही काम करते हैं। हाँ, मैं भी करता हूँ। और दूसरा ये कि जो स्पर्श की भाषा है, जहाँ पर जी, शब्द की जरूरत नहीं है, तो हाँ, ये कागज को आप स्पर्श करते हैं ना, तो उस हुँ, कहानी के साथ साथ आप इतने डूब जाते हैं। एक एक पन्ना पलटते हुए आप इसके साथ मतलब आपका एक प्रकार से संधान हो जाता है कि आपको लगता है कि मैं खुद ही इस कहानी के साथ विचरता हूँ, चलता हूँ। तो ये सफर जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं मिलता, हमको वो अनुभूति नहीं होती। किताब का एक अलग रुतबा था, आज के दौर में भले हुँ, ही ना हो। और दूसरा ये कि जो मुफ्त में मिले, आज की मानसिकता ऐसी बन गई है कि मुफ्त में मिले उसको ले लो। मैं हुँ, यहाँ तक मानता हूँ कि जिनको आप मुफ्त में किताब भेजेंगे वो पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे हुँ, फेसबुक पर पोस्ट डालेंगे कि इनकी किताब मिली, ये वो सब कर लेंगे। हुँ, जब आप 2 महीने 3 महीने के बाद पूछेंगे कि ये आपने ये पढ़ा कि नहीं, तो बोलेंगे कि नहीं यार, समय नहीं मिला। हुँ, तो ये जो चीजें होती है, मेरे हिसाब हुँ, से किताबें खरीदनी चाहिए। पाठकों को बहुत गंभीरता से पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं कि सरसरी नजर से। भले ही आप 2 किताब पढ़ो, दुनिया की हुँ, सारी किताबें आप नहीं पढ़ पाएंगे, मगर आपको जो अच्छा लगता है, जो लेखक के साथ आप जुड़ सकते हैं, उनको आप जरूर पढ़िए। बिल्कुल। तो ये थोड़ा इमोशनली ये बात है मेरे लिए तो, संवेदना से सबर है जी, ये, इसको छू कर पढ़ना। जी। बिल्कुल। जी, बहुत अच्छा। जी, पटलों की बात कर रहे थे कि पटलों के लिए आपकी क्या विचारधारा है कि किस तरह के कार्यक्रम करने चाहिए जिससे कि एक्चुअली जो नहीं साहित्य की तरफ अभी कुछ काम। हाँ हाँ बिल्कुल, अभी जो सारे पटल अपने अपने एक अलग प्रकार के कार्य कर रहे हैं। कुछ लोग कहानियों का चला रहे हैं, कुछ लोग कविताओं का,
जैसे आपने हुँ, कहा था कि मैं किसी एक व्यक्ति पर फ़ोकस नहीं करती, बहुत सारी चीज़ों को हम हुँ, समेट कर ले आते हैं। तो हुँ, हुँ, ये सबकी अलग-अलग विचारधारा है, उस हिसाब से वो अपने पटल का एक डिज़ाइन बनाते हैं, उस हिसाब से वो लोग रचनाकार को बुलाते हैं, उनसे बात निकलवाते हैं। तो हुँ, ये इंटरनेट का माध्यम है, वो बहुत ही उपकारक है अगर उसका सही उपयोग किया जाए तो, देश-दुनिया तक सही हम उपयोग पहुँच जाएँगे। कीजिए, हाँ, बिल्कुल। और किताबें हैं वो मर्यादित रूप में जाएगी, स्वाभाविक है। मगर हुँ, जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उसमें मैं ये मानता हूँ कि जिस विषय पर आप काम कर रहे हैं, उसमें गंभीरता ज़रूर होनी चाहिए। गंभीरता होनी आपका चाहिए। एक स्पष्ट दृष्टिकोण होना चाहिए, जो लोग इस पटल को चला रहे हैं, इसका बिल्कुल, संचालन कर रहे हैं। बिल्कुल। जी, उनको ये बिल्कुल। पता होना चाहिए, जैसे पंकज त्रिवेदी को आज चुना गया है, तो उसके पीछे उनका स्पष्ट विचार होना चाहिए कि इनको क्यों बुला रहे हैं, इनका क्या काम है, बिल्कुल, इन्होंने क्या किया है। लोग आपसे बिल्कुल हिसाब सही, माँगेंगे कि आपने इनको क्यों बुलाया। तो ये एकदम जो सही है। हिसाब आपको देना पड़ेगा, चाहे वो पूछकर या इनडायरेक्टली, डायरेक्टली कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जिस रचनाकार को आप बुलाते हैं, उसके पीछे आपका तो उस जवाब की तैयारी के साथ ये निमंत्रण देना चाहिए। ऐसा सब बहुत पटल सही को लागू बोला, होता है। बिल्कुल। बहुत सच, बिल्कुल सही बात बोली आप। अ, आपकी कुछ 1-2 कविताएँ सुनेंगे क्योंकि अभी टाइम हो गया है और 1 घंटे का कार्यक्रम था, लेकिन हम कविताएँ सुने बगैर तो जाएँगे नहीं। तो आपकी आपका 1-2 जैसा कविताएँ आदेश और सुन जी, जी। उस आदेश को मैं मान्य रखता हूँ और एक कविता सुनाता हूँ, जिसका शीर्षक है, कौन हो तुम मेरी? वाह! कौन हो तुम मेरी? मेरी कौन हो तुम मेरी? किसी ब किसी भी पल आकर बोल देती हो, किसी भी पल आकर बोल देती हो, क्या करते हो? कहाँ गए थे? और अचानक पूछ लेती हो कि कैसे हैं आप? अचानक पूछ लेते हैं कि कैसे हैं आप? कौन हो तुम मेरी? कभी कविता की गहराई की बातें, हुँ, कभी कविता की गहराई की बातें, कभी नई किताबों के आइडिया, तो कभी हुँ, अपनी फ़िल्मों के बारे में। हुँ, कभी बोलती रहती हो अपना दोस्त बनाकर, हुँ, अगर मेरी व्यस्तता हावी होती है, तो तुम्हारा फूट पड़ता है गुस्सा। अगर मेरी व्यस्तता हावी होती है, तो तुम्हारा फूट पड़ता है गुस्सा, ऊपरी सतह से मुझे डराने के लिए। और मैं सब कुछ जानकर भी डरा-डरा सा मुस्कुराता सोचता हूँ तुम्हारे बारे में। कौन हो तुम मेरी? कभी दादी बनकर लड़ती हो, कभी दोस्त, कभी बच्चों की बातें और नौकरी की चिंता। किसने कहा कि अपनों को ही चिंता होती है? कुछ भी न होकर भी तुम आ जाती हो। कौन हो तुम मेरी? क्या बात है। कहीं अंतिम बंद है, कहीं मैं भी कहता तुम्हारी कविता के लिए, हुँ, कहीं मैं भी कहता तुम्हारी कविता के लिए, कितनी गहराई और शिल्प है, शिल्प के सहारे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व निखरता है, एक मंजी हुई कवित्री का और विरासत का। वाह! तो ये एक संवाद की भाषा में एक कविता है। बहुत सुंदर कविता, बहुत बहुत-बहुत सुंदर धन्यवाद। और मित्रता दिवस पर बिल्कुल सटीक कविता थी ये आपकी। बहुत अच्छी जी, और बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आज आपके साथ बात करके और मेरे ख्याल से हुँ। सारे श्रोतागण भी जो अभी भी जुड़े हुए हैं, मैं थोड़े नाम ले लेना चाहती हूँ। ये निवेदिता ये आज का श्रीवास्तव मौ आपने जी, बताया, मगर मैं निबंध मुझे सुनाने का मन हुआ था, मगर वो जल्दी से जी, जी, किताब मेरे हाथ में नहीं लगी, नहीं तो एक छोटा-सा निबंध भी सुनाने का मन था, मगर वो फिर जी, कभी। जी, पक्का। तो नवीन हुँ, जोशी नवल जी, निवेदिता श्रीवास्तव जी, गायत्री जोशी जी अ, और हमारे साथ आभा सिन्हा जी, सब लोग जुड़े हुँ, हुए हैं और सबने बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स भी किए हैं और सरोज जी, कौशिक जी, सब लोग बहुत अच्छे-अच्छे कमेंट्स किए हैं और सब लोग काफ़ी अच्छी तरीके से जुड़े, सबने प्रोग्राम देखा। डॉक्टर रामगोपाल भारती जी जुड़े थे हमारे साथ, जुड़े हैं शायद अभी भी हैं जी। और आप सबका बहुत-बहुत प्रणाम और बहुत सब लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े इस कार्यक्रम में और आप लोगों ने मेरे सुना। लिए वो सब सम्माननीय है, और बहुत मैं काफ़ी मतलब इनमें से बहुत सारे को जानता हूँ, और मैं जी, उन सभी का आभारी हूँ कि इन्होंने यहाँ आकर हमें प्रोत्साहन दिया और मेरी कुछ बातें सुनी।
मैं भी जी। आपका और इस मंच का बहुत-बहुत आभार मानता हूँ। और आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद अनुगुंज की ओर से और कि आप आए और आपने निमंत्रण स्वीकारा और आप आ गए। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।